अरे अरे, देखो तो ये महाराज कैसे टांग फैलाकर सो रहे हैं। इसके माँ बाप तो परलोक सिधार गए, पर मेरे गले ये मुसीबत डाल गए। अरे उठ रमन, तू यहाँ सोता रहेगा और खेत में काम कौन करेगा? रमन सो रहा था कि चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ जाता है। माफ कीजिएगा चाची, वो जरा आंख लग गई थी। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर। खेतों में काम पड़ा है और तू सो रहा है। जी मैं अभी चाहता हूँ चाची। चाची की डांट सुनकर रमन खेतों में जाकर काम करने लगा। अब सुबह से दोपहर हो गया था। अरे भाई, काम करते करते तो सुबह से दोपहर हो गया। अब तो मुझे भूख भी लगने लगा है। मुझे घर जाना चाहिए। रमन खेतों का काम खत्म करके भूखे प्यासे घर आता है। चाचा जी, खाने में कुछ भी होगा तो दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। रमन, तू आ गया और वो भी खाली हाथ? अरे नालायक, आते समय अपने साथ कुछ लकड़ियां लेकर आ जाता। घर में अभी तक खाना नहीं बना है। अरे तू मरता क्यों नहीं? कब तक तू हमारे सीने में बोझ बनकर रहेगा? चाचा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिताजी के सारे जमीन तो आप ही ले रखे हो। अरे तेरे पिताजी का कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है। अगर दोबारा तू जमीन का बात किया तो तुझे धक्के मार के घर से बाहर कर दूंगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुआ है। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया, अब क्या तू हमको खाएगा? अरे नालायक, अभी तक तू यहाँ खड़ा है? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जंगल जा और लकड़ियां काट के घर ले आना। ठीक है चाचा जी, मैं लकड़ियों के लिए जंगल जाता हूँ। रमन अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां के लिए घने जंगल के भीतर चला गया। रमन सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो भूखे प्यासे जंगल में भटक रहा था। लगता है मैं जंगल के बहुत भीतर आ गया हूँ। भूखे प्यासे मेरा तो गला सूखने लगा है। अरे यहाँ तो पानी है। कितना सुंदर झील है। इसे देखते ही प्यास बुझ गई है। रमन झील का पानी पीने लगता है कि तभी उसके हाथ में एक छोटी सी मछली आती है। अरे ये तो एक छोटी सी मछली है, बहुत सुंदर दिख रही है। रमन उस मछली को दोबारा पानी में छोड़ देता है। फिर से पानी में हाथ डालकर पानी पीने लगता है। दोबारा वही मछली फिर से उसके हाथ में आ जाती है। अरे ये मछली तो कहीं जा भी नहीं रही है, दोबारा मेरे हाथों में आ गई। तभी अचानक वो मछली बड़ी होने लगती है। देखते ही देखते बड़ी हो जाती है। रमन डरकर उसे पानी में फेंक देता है। हे युवक, तुम्हारा क्या नाम है? तुमने मुझे छुआ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरा नाम रमन है, लेकिन तुम तो एक मछली हो। तुम इंसानों की तरह कैसे बातें कर सकते हो? मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं तो परी हूँ जो पानी में रहती हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मुझे किसी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। लगता है तुम अपने जिंदगी से खुश नहीं हो। कहो क्या बात है? रमन मछली को सारी बातें बताता है कि किस तरह उसके चाचा उस पर अत्याचार कर रहे हैं। देखो रमन, दुख के बाद सुख तो कभी सुख के बाद दुख, ये जीवन की परिक्रमा है। जो धैर्य के साथ खड़ा रहता है वही जिंदगी को जी पाता है। तुम अभी दुनिया से दूर हो, इसलिए उदास हो। सोने की मछली, क्या मेरी तकदीर में सिर्फ रोना ही लिखा है? रमन, मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। डर का सामना, पीछे मत मुड़ना, उदास मत होना, हमेशा खुश रहना, किसी के आगे हाथ न फैलाना, थकेगा तुम सहारा बनना, पराया धन पास मत रखना, विनती प्रार्थना कभी मत ठुकराना। मेरी ये बातें हमेशा याद रखना, तकदीर तुम्हारी सो लाना। इतना कहकर मछली पानी के भीतर चली जाती है। रमन लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। अरे रमन के बच्चे, जंगल से लकड़ियां लाने में इतना समय लगता है क्या? दोपहर से शाम हो गया, कहाँ मर गया था? लकड़ियाँ पास में नहीं था चाचा जी, इसलिए मुझे घने जंगलों के भीतर जाकर लाना पड़ा। अरे तू कामचोर है, कामचोर। तू जानता है कि जल्दी आएगा तो फिर तुझे कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए जानबूझकर तूने शाम कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगा। रात का समय था। रमन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी जिंदगी से नाराज होकर घर छोड़कर चला जाता है।
ये रमन कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है। रमन, ओ रमन! अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुसीबत पीछा छूटा। अच्छा हुआ घर छोड़कर भाग गया। हाँ जी, बिल्कुल यही तो हम चाह रहे थे कि वो घर छोड़कर भाग जाए या फिर कहीं मर जाए। और देखो तो आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। रमन अकेले ही जंगलों के बीच चला जा रहा था कि तभी उसके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है। अरे ये क्या है? ये तो कोई शेर है। लगता है आज मेरा अंत होना निश्चित है। अब मैं क्या करूं? रमन पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि तभी उसे मछली की बात याद आती है, जब भी डर लगे तो पीछे मुड़कर मत भागना। अरे हाँ, उस सोने की मछली ने कहा था कि डर का सामना पीछे मत मुड़ना। चाहे जो भी हो, मुझे यहीं खड़ा रहना चाहिए। मैं पीछे मुड़कर नहीं भागूंगा। शेर चलते हुए रमन के पास आता है। रमन डर रहा था, लेकिन वो शेर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहता है। शेर रमन को निडर देख वहां से चला जाता है। अरे ये क्या? शेर तो भाग गया। सोने की मछली ने बिल्कुल सच कहा था कि डर का सामना पीछे मत मुड़ना। अगर आज मैं पीछे मुड़कर भागता तो ये शेर आज मुझे खा जाता। अरे भाई, आजकल तो चोरी करने में भी कोई मजा नहीं आ रहा है। अरे हाँ भाई, इस राज्य में तो सब भिखारी है। किसी के पास कुछ है ही नहीं तो भला हम क्या ही चोरी करेंगे। भाई मैंने सुना है चंद्रपुर के राजा के पास बहुत सारे धन हैं और वहाँ के लोग भी अमीर हैं। तो फिर देर किस बात की भाई, हमें चंद्रपुर जाना चाहिए और वही अपने चोरी के कारनामों को शुरू करना चाहिए। उधर दो चोर चोरी के इरादे से चंद्रपुर राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। अरे अब तो मुझे बड़ी जोर की भूख लगने लगा है। प्यास भी लग रहा है। ये तो बहुत ही घना जंगल है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? अरे हाँ, वो रहा। लगता है वो कोई खंडर है। कुछ भी हो, मैं थोड़ी देर वहां जाकर आराम कर लेता हूँ। रमन एक पुराने खंडहर में आराम करने चला जाता है। वहीं वे दोनों चोर भी भटकते हुए उसी जंगल में आ जाते हैं। अरे भाई, ये जंगल तो बहुत ही बड़ा है और डरावनी भी है। अरे भाई, जरा तेरे बाई ओर तो देख। अरे हाँ भाई साहब, ये तो कोई खंडर लगता है। भाई, मैंने सुना है कि पुराने जमाने के खंडरों में खजाना होते हैं। अरे हाँ, वैसे तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही तेज चलता है। तो फिर देर किस बात की भाई, चलो खंडर के अंदर चलते हैं। दोनों चोर खंडहर के अंदर चले जाते हैं और वहां रमन को देख लेते हैं। ये कौन हो तुम? मैं तो एक यात्री हूँ, बस थोड़ी देर आराम करने आया था। हम राजा के आदमी हैं। तूने यहाँ आकर गलती कर दी, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। चोर रमन के हाथ पैर बांध देते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गुप्तचरों ने आपके लिए कुछ खास संदेश लाए हैं। अरे गुप्तचर, तुम इस तरह अचानक? कहो, क्या समाचार लाए हो? महाराज, आपकी पैतृक संपत्ति जो कि गुप्त रखा गया था, लगता है महाराज अब वो गुप्त नहीं रहा। क्या तुम उस पुरानी हवेली की बात कर रहे हो? हाँ महाराज, मैं उस पुरानी राजमहल की बात कर रहा था जो कि आपके पूर्वजों का है, जो अब खंडहर हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ बुरे लोगों की नजर पड़ चुका है। हमने देखा है कि कुछ चोर या डाकू जैसे लोग उस खंडहर में रह रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है। मंत्री जी, फौरन उन संदिग्ध लोगों को पकड़कर राजमहल ले आओ। तभी राजा के सैनिक पहुंचते हैं और तीनों को पकड़ लेते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? मंत्री जी, हम यात्री हैं, यहीं थोड़ी देर आराम कर रहे थे। सैनिकों, इन तीनों को पकड़कर राज दरबार ले चलो, उनका फैसला वहाँ किया जाएगा। मंत्री तीनों को लेकर राजा के पास ले जाते हैं। राजा उन्हें देखकर गुस्से में आ जाते हैं। कौन हो तुम लोग और तुम तीनों मेरे हवेली पर क्या कर रहे थे? महाराज, हम तो एक यात्री हैं, एक नगर से दूसरे नगर भ्रमण करते रहते हैं। हमने आपकी हवेली देखा और थोड़ी देर वहीं आराम करने लगे। मुझे नहीं लगता कि तुम तीनों कोई यात्री हो। दिखने में तो तुम सब चोर लगते हो।
महाराज, मैं पहले एक अमीर व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन वक्त के मारे अब मैं दर दर भटक रहा हूँ। काश मुझे कुछ पैसे मिल जाते जिससे कि मैं अपना खोया हुआ व्यापार फिर से शुरू कर पाता। महाराज, मैं एक साथी की तलाश में भटक रहा हूँ। मैं अपने परिवार से बहुत खुश था, लेकिन अचानक मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिससे मैं अब अकेला हूँ। मैं एक पत्नी की तलाश में भटक रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दोनों शातिर चोरों से बात करने के बाद राजा रमन की ओर देखते हैं। अच्छा, तो एक आदमी को अपना व्यापार शुरू करने के लिए पैसे चाहिए और दूसरे को पत्नी चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए लड़के? तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आकर सुकून की तलाश कर रहा हूँ। मेरी तकदीर ने हमेशा मुझे धोखा दिया है। बस अब मैं जिंदगी से तंग आकर मरने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो मूर्खों के जैसे बात कैसे कर रहे हो तुम? राज दरबार में आए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो बोलोगे मैं वही देने को तैयार हूँ। रमन कुछ मांगने ही वाला था कि उसे मछली की दूसरी बात याद आती है, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। महाराज, मैं सिर्फ उसी से मांगता हूँ जो इस दुनिया को देता है। मैं किसी भिखारी से नहीं मांगता। आपके पास जो कुछ भी है उस ऊपर वाले का दिया हुआ है। ये सब आपका नहीं है, और मेरा एक वसूल है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। माफ़ कीजिएगा महाराज, मुझे जो चाहिए आप वो नहीं दे सकते। ठीक है लड़के, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? पहले चोर को व्यापार के लिए 2 थैला सोने के सिक्के देता है, दूसरे चोर को घर बसाने के लिए 1 दासी, और रमन को खाली हाथ विदा कर देता है। अब तुम जा सकते हो। अब तीनों जंगल के रास्ते अगले नगर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में दोनों चोर रमन का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे तू कितना मूर्ख है, तेरा जैसा मूर्ख मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। जब राजा इतना सब कुछ दे रहा था तो तुमने क्यों नहीं लिया? खुद को बड़ा होशियार समझता है। अरे हाँ, तू बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ ही रहेगा। देख, राजा ने हमें जो मांगा वो सब दिया। अब हम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, और मैं उसी की तलाश कर रहा हूँ। महाराज, मैंने अपनी पूरी कार्यकाल में आपकी इतनी बेइज्जती नहीं देखी। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि वो आपको कहता है कि आप उसे कुछ नहीं दे सकते। और तो और उसने कहा यह भी कि भिखारी से भीख नहीं मांगता और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। महाराज, ये तो आपका अपमान है। हाँ मंत्री, पहली बार जीवन में किसी ने मुझसे इस तरह बात किया है। क्या आप अपने अपमान करने वालों को माफ कर दोगे? नहीं, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। सैनिकों, ध्यान से सुनो। मुझे उस लड़के के सर चाहिए जो खाली हाथ है, और सुनो, जिसके पास सोने के सिक्के से भरा हुआ थैला है और जिसके पास हमारी दासी है उसे छोड़ देना, और जो खाली हाथ पैदल चल रहा है उस लड़के का सर काटकर मेरे पास लाना। राजा के आदेश पर एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर उन्हें ढूंढने जंगल में आता है। अरे भाई, ये सोने के सिक्के तो भारी वजन है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अब क्या करूं? भाई रमन, तू ज़रा मेरा एक मदद करेगा क्या? मैं इन दोनों थैली को उठाकर थक गया हूँ। क्या थोड़ी देर के लिए तुम इन दोनों थैली को अपने पास रख सकते हो? रमन कुछ सोच ही रहा था कि तभी मछली की तीसरी बात याद आती है, थके का सहारा बनना। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। रमन पहले चोर के थैले खुद उठा लेता है। अरे वो रहे वो तीनों। राजा ने कहा है मुझे उस आदमी का सर काटना है जो खाली हाथ चल रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तभी सैनिक तलवार निकालकर घोड़े की रफ्तार से आता है। वो पहले चोर का सिर काटकर घोड़े पर चढ़कर चला जाता है। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ भाई तुझे? अरे कौन मार डाला इसे? अरे मेरे भाई को किसने मार डाला? अभी कोई यहाँ से गुजरा था, घोड़े की रफ्तार से आया और सर काटकर अपने साथ ले गया। अरे झूठे मक्कार इंसान, ये तेरी ही कोई चाल है? तू हम सबको मारना चाहता है? नहीं नहीं भैया, ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो, इसमें इसका कोई दोष नहीं, ये तो कल से हमारे साथ ही चल रहा है। अरे सुन, तेरे पास जो 2 सोने के सिक्के वाले थैला है वो मेरे दोस्त का था, अब उसमें मेरा अधिकार है, वो मुझे वापस कर दे। रमन को किसी चीज का लालच नहीं था। उसे मछली की चौथी बात याद आती है, दूसरे का धन पास मत रखना। ठीक है भैया, ये लीजिए,
आपके 2 सोने के सिक्के वाले थैला। अब आप इसे अपने पास रखिए। अब दूसरा चोर 2 थैला सोने के सिक्कों वाला अपने साथ लेकर चलता है। उसके साथ दासी भी जल रही थी और रमन भी उनके साथ आगे बढ़ रहा था। सैनिक चोर का सिर लेकर राजा के पास पहुंचता है। अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? मैंने तो कहा था कि तुम्हें उसका सर लाना है जो खाली हाथ चल रहा था, जिसने मेरा अपमान किया था। अभी तुमने जिसका सर काट कर लाया है, ये तो मुझसे विनती करके व्यापार बढ़ाने के लिए सोना मांगा था। तुमने उसी को ही मार दिया। महाराज मुझे माफ कीजिएगा, जब मैं तीनों के पास गया था तब इसके पास वो 2 सोने के सिक्के वाले थैला नहीं था। जरूर ये व्यक्ति सोने का भार उठा नहीं पाया और खाली हाथ चल रहे उस लड़के को मदद मांगा होगा। इसका मतलब अभी जो लड़का खाली चल रहा है उसी के पास सोने के सिक्के वाली थैली होगी। सैनिक, अभी तुरंत जाओ और जिस इंसान के पास सोने के सिक्के वाली थैली है उस आदमी का सर काटकर मेरे पास लाओ। अब राजा दूसरा सैनिक भेजता है जो तलवार लेकर उनकी तलाश में जंगल में प्रवेश करता है। सैनिक उन्हें पैदल चलते हुए देखता है। अरे हाँ, वो रहा। राजा ने कहा है कि मुझे उस व्यक्ति का सर काट कर लेना है जिसके पास सोने की थैली है। और घोड़े की रफ्तार से आकर दूसरे चोर का सिर काटकर वापस चला जाता है। ये सब देखकर रमन घबरा जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते दोनों का सर किसने काट दिया? हे भगवान, ये कौन सा नया मुसीबत है? लगता है हम भी मारे जाएंगे। देखो, डरो मत, मैंने सब देख लिया है। अभी जो सैनिक आया था वो हमारे राजा के ही सैनिक थे। क्या राजा के सैनिक थे? पर वो हमें क्यों मार रहे हैं? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य होगा या फिर हमारे चापलूसी मंत्री ने राजा को कोई पाठ पढ़ा दिया होगा। लगता है वो अगली बार हमारा सर को भी काटने आएगा, इसलिए अभी हमें छुप जाना चाहिए। नहीं, हम नहीं छुप सकते, हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। सैनिक चोर का सिर लेकर राजा के पास पहुंचता है। अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? तूने भी दूसरे आदमी का सर काट दिया। महाराज, आपने कहा था कि जिसके पास 2 सोने के सिक्के वाली थैली होगी उसी के सर लाना है। मैंने वही किया। इसी आदमी ने 2 सोने के सिक्के वाली थैली अपने पास रखा था। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमने 2 निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे बचा रहा है? महाराज, लगता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई देवदूत हो सकता है। सैनिक, उस लड़के को तुरंत हमारे पास लेकर आओ। राजा के आदेश पर रमन को पकड़कर राजमहल लाया जाता है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें 2 बार मारने की कोशिश किया पर तुम 2 बार बच गए। तुम्हें कौन बचा रहा है? महाराज, ये सब समय का खेल और कर्मों का फल है। कई बार हम ये सोचते हैं कि तकदीर शायद हमसे रूठ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके द्वारा किया गया कर्म हमेशा आपके साथ ही होता है। जैसा कर्म वैसा फल, यही जीवन का सत्य है। रमन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने भी बिना सोचे समझे मंत्री की बातें मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने 2 लोगों को मार दिया। मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया है। महाराज, आप इन दोनों मरे हुए लोगों के घर वालों को मुआवजा दीजिए, शायद इससे आपके पाप थोड़े कम हो जाए। हाँ, जरूर हम ऐसा ही करेंगे। हम इनके परिवार के सारे बोझ उठाएंगे, पूरी जिंदगी इनकी मदद करेंगे। रमन, मेरा एक प्रार्थना है, क्या तुम मेरे मंत्री बनोगे? तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करते हो। रमन कुछ बोलने ही वाला होता है कि मछली की 5वीं बात याद आती है, किसी की प्रार्थना कभी मत ठुकराना। जी महाराज, मुझे मंजूर है। रमन और राजा की बातचीत होती है। उसी वक्त रमन के चाचा और चाची को भी दरबार में लाया जाता है। चाचा और चाची, आप दोनों यहाँ कैसे? इन सबको हमने बुलाया है रमन। हमें पता चल गया कि ये दोनों किस तरह से तुम्हें प्रताड़ना कर रहे थे। अब इन दोनों को सजा मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। भले ही इन लोगों ने मुझ पर अत्याचार किया हो, लेकिन ये मेरे अपने हैं और इन्हीं की वजह से मैं घर छोड़ा और आज आपके दरबार पर खड़ा हूँ। जानने अनजाने में इन्होंने मुझ पर अत्याचार करके मेरा ही मदद किया है। ठीक है रमन, जैसे तुम्हारी मर्जी। रमन अपनी जमीन अपने चाचा को दे देता है और स्वयं मंत्री बनकर राज्य के लोगों की सेवा करने लगता है। वो सबको सही रास्ता दिखाता है। उसके नेक कामों की चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है। राज्य के लोग रमन को लेकर बहुत खुश रहते हैं। आज मुझे उस सोने की मछली की बातें याद आ रहा है। उस मछली की 5 बातें जो मेरी जिंदगी बदल दी है।